शरद, सुन रहे हो? तुम्हारी मौसी वापस गांव जाने को कह रही है। बोलती है उनका टिकट करा के दो। क्या बात कर रही हो? अभी तो 3 दिन पहले ही आई है मौसी। कह रही थी महीना भर रुकेंगी, अब अचानक से जाने की जिद क्यों करने लगी? अब ये तुम जानो या तुम्हारी मौसी जाने, तुम जाकर पूछो ना, मुझसे क्यों सवाल कर रहे हो? पत्नी की बात सुनकर शरद मौसी के कमरे में जाता है। अरे मौसी, क्या बात हो गई? वीणा कह रही है आप गांव जाने की बात कर रही हो। अरे किसी से नाराज हो क्या? वीणा ने कुछ कह दिया क्या आपसे? अरे नहीं बेटा, वीणा क्या कहेगी, बस तुम्हारे माचिस के डिब्बे में हमारा दम घुटता है, हमसे ना रहा जाएगा। गांव आया था तो बड़ी बड़ी लंबी बातें कर रहा था, मौसी शहर आओ, बहुत बढ़िया घर लिया है, जगह की कोई कमी नहीं है, और यहाँ आकर देखा तो खुदा पहाड़ निकली चुईया वाली बात हो गई। अरे बेटा, इसे तुम घर कहते हो? नीचे का कमरा किसी और का, ऊपर का कमरा किसी और का, बाजू वाले कमरे में कोई और रहता है। भाई ऐसे बिना छत और जमीन के मकान को मकान नहीं कहते हम गांव वाले। बेटा मेरा गुजारा ना हो पाएगा तेरे इस घर में, मुझे तो तू वापस गांव छोड़ दे। मौसी की बात सुनकर शरद हंसने लगता है। अरे मौसी, 5 कमरे का फ्लैट ले लिया है मैंने, अब इतने बड़े घर में भी आपका दम घुट रहा है। आपको पता है, शहर में ऐसा 5 बेडरूम वाला फ्लैट लेने के लिए लोग सारी उम्र निकाल देते हैं, और आप अपने भांजे की पीठ थपथपाने के बजाय मुझे बातें सुना रही हो। इतना भी बुरा नहीं है कि आप 10-12 दिन यहाँ ना रह सको। और देखो, आपके चक्कर में मैंने माँ का भी टिकट करा दिया है, वो भी 1 दिन में गांव से आती होगी। सोच के देखो, उन्हें कितना बुरा लगेगा कि वो यहाँ आपसे मिलने आई और आप उनसे पहले ही भाग गई। देख बेटा, तेरी माँ को तो आदत होगी, लेकिन हम तो ना रह पाएंगे। और फिर यहाँ तो दूर दूर तक बिल्डिंग ही बिल्डिंग बनी हुई है, ना कहीं खेत खलियान दिखाई देते हैं, ना पेड़ पौधे। मुझे तो समझ में नहीं आता तुम लोगों को सांस कहाँ से आती है। मौसी के तर्क को सुनकर अब बेचारा शरद भी अपना सर खुजलाने लगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मौसी के ऊपर हमारी बातों का कोई असर नहीं होने वाला। मौसी तो वापस जाकर ही मानेंगी। अब क्या कर सकते हैं? मैंने तो अपनी तरफ से समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वो रुकना नहीं चाह रही। मैं ऐसा करता हूँ, उनका टिकट करा ही देता हूँ। और माँ जी, उनका क्या करोगे? उनका भी तो परसों का गांव से आने का टिकट है ना? अरे उनका टिकट कैंसिल करा देता हूँ, वरना 2 दिन बाद उनका भी यही ड्रामा शुरू हो जाएगा। ये गांव वाले लोग ना मेरे समझ में नहीं आते। मौसी शरद के सुंदर से 4 BHK के फ्लैट को ठेंगा दिखाकर वापस अपने गांव लौट गई थी, और पूरे गांव में जाकर उन्होंने जी भर के शरद और वीणा के फ्लैट की बुराई की थी। ये लो शरद, मिल गई भलाई। तुमने भलाई के लिए अपनी मौसी को यहां बुलाया, और तुम्हारी मौसी ने पूरे गांव में थू थू करवा दी। कल तो तुम्हारे गांव की शन्नो चाची का फोन आया था, कह रही थी रज्जो मासी ने बताया है कि हम चिड़िया के घोंसले में रहते। अब तुम ही बताओ, हमारा घर के चिड़िया का घोंसला है? अरे छोड़ो ना, ये बड़े बुजुर्गों की बातों को दिल से नहीं लगाते। तुम जानती हो ना, जुबान की थोड़ी कड़वी है, लेकिन मन की बुरी नहीं है मौसी। हाँ, मन की बुरी नहीं है, तभी तो इतनी जहरीली है मौसी जी। मन की भी बुरी होती तो पता नहीं क्या करती। वीणा शरद के गांव वाले रिश्तेदारों से बहुत परेशान हो चुकी थी। वीणा और शरद की 8 साल पहले शादी हुई थी। वीणा एक बड़े शहर में रहने वाली लड़की थी, वहीं शरद एक छोटे से गांव का लड़का था। अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ाई पूरी करने के बाद शरद की शहर में अच्छे पद पर नौकरी लग गई थी। शरद और वीणा को एक दूसरे से प्यार हुआ और फिर उन्होंने शादी कर ली। शादी के बाद शरद और वीणा एक किराए का घर लेकर रहने लगे थे। 8 साल तक दिन रात कड़ी मेहनत के बाद अब जाकर उन्होंने अपना एक फ्लैट खरीदा था, और इस फ्लैट को दिखाने के लिए उन्होंने गांव में रहने वाले अपने सभी रिश्तेदारों को बड़ी खुशी खुशी न्योता भेजा था। लेकिन पहली बार में उनके सारे अरमानों की मौसी ने हवा निकाल दी थी। अभी तक तो मुझे ये सोचकर बुरा लगता था कि शरद के माँ बाप गांव में अकेले रहते हैं और हम यहाँ शहर में रह रहे। वो लोग हमारे साथ रहते तो अच्छा होता, लेकिन मौसी की हरकतों को देखने के बाद मुझे इतना समझ में आ गया है कि शायद भगवान ने हमारे बारे में कुछ अच्छा ही सोचा था, जो आज तक शरद के माँ बाप शहर में हमारे पास रहने नहीं आए। लेकिन वीणा की ये खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, और 1 महीने बाद शरद की माँ सुलेखा का शरद के पास फोन आता है। अरे बेटा, 8 साल हो गए तेरी शादी को। अब हम बूढ़े माँ बाप से ना यहाँ गांव में अकेले जीवन नहीं कट रहा। हम तो इसी इंतजार में आज तक बैठे कि आज नहीं तो कल तो कोई ढंग का मकान लेगा जिसमें हम बूढ़े बुढ़िया भी चैन से रह सकें। लेकिन तुमने तो जैसे कसम खा रखी है कि तुम्हें उस डिब्बे जैसे घर से बाहर ही नहीं निकलना। माँ, इतना आसान नहीं होता है। ये शहर है, गांव नहीं, जहाँ मैं 1 बीघा जमीन खरीद के 20 कमरे का मकान बनवा कर खड़ा कर दूं। यहाँ पर जगह की कीमत कितनी है आप जानती भी हो, और फिर जितनी मेरी तनख्वाह है उसी के हिसाब से पैर पसारूंगा ना मैं। देखो, मुझे आपकी सेवा करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन आपको आकर मेरे साथ मेरे ही घर में रहना पड़ेगा। शरद ने तो अपनी बात माँ को समझा दी थी,
लेकिन ये गांव में रहने वाली माँ बड़ी मोटी चमड़ी की होती है। इतनी आसानी से बेटे बहू की बातें उनके दिमाग में घुसती नहीं। फोन रखने के बाद, सब समझती हूँ मैं। जब से ये अंग्रेजी बोलने वाली वीणा इसकी जिंदगी में आई है ना, हमारे लड़के के तो तेवर ही बदल गए हैं। गलती तो हमारी है ना, जो हमने पूरी तरह से अपना बेटा उसके हाथों में सौंप दिया। बस बहुत हो गया। अब मैं बहू को अपने बेटे के ऊपर हुक्म नहीं चलाने दूंगी। अब तो मैं अधिकार से जाकर शहर में रहूंगी और जो बिगड़ गया है उसको रास्ते पर लेकर आऊंगी। सुलेखा कुछ दिनों में सामान बांधकर अपने पति रामकिशोर के साथ शहर में वीणा और शरद के पास आ जाती है। लेकिन होता वही है जिसका उसे पहले से अंदाजा था। कुछ ही दिनों में सुलेखा और रामकिशोर की चिक चिक शुरू हो जाती है। अरे बेटा, तुम्हारे मकान में तो हमें सांस ही नहीं आ रही। खुली हवा में सांस लेने के लिए सवेरे सवेरे बाहर टहलने गया था, उस पर भी क्या बताए, कहीं जरा सी पेड़ की छांव ही नहीं है। आदमी चलते चलते थक जाए तो 2 घड़ी कहीं बैठकर आराम भी नहीं कर सकता। हर तरफ गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। भाई, तुम्हारे मकान में हमारा गुजारा नहीं है। देखो बेटा, ऐसा घर खोजो जिसमें थोड़ा खुला आंगन, बरामदा, ऐसा कुछ हो जहां पर बैठकर थोड़ी देर शुद्ध हवा में सांस ली जा सके। माँ और बाबूजी का दबाव हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा था। वो बार बार शरद के ऊपर खुला मकान लेने का दबाव बना रहे थे। एक दिन शरद को तीसरी मंजिल पर बने एक फ्लैट के बारे में पता चलता है। वीणा, एक फ्लैट के बारे में पता चला है। तीसरी मंजिल का फ्लैट है, वहां पर एक स्पेशल फीचर है। जो टॉप फ्लोर खरीदता है, छत उसी की होती है। अगर हम ये तीसरी मंजिल का फ्लैट खरीद ले तो छत हमें मिल जाएगी, और फिर ये माँ बाबूजी की जो दिन रात की चिकचिक है ना, ये भी खत्म हो जाएगी। आराम से छत पर जाकर वो सोए, नहाए या फिर कपड़े सुखाए। इस बात से हमें क्या ही प्रॉब्लम होने वाली है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर ठीक है, तुम बात चलाओ, हम लोग किराए पर अपना मकान उठाकर उधर शिफ्ट हो जाएंगे। शरद और वीणा ने तीसरी मंजिल का फ्लैट 6 महीने का एडवांस किराया देकर बुक कर लिया था और इधर अपना फ्लैट भी किराए पर चढ़ा दिया था। जैसे ही रामकिशोर और सुलेखा नए फ्लैट में पहुंचे, उनकी तो बाँछें ही खिल गई। अब करीना, तूने अक्लमंदी की बात। बेटा, ये घर अब हमें घर जैसा लग रहा है। अगले दिन बाबूजी नहा धोकर मंदिर के दर्शन करने के बाद ऊपर आते हैं। तभी शरद को उनके हाथ में एक बाल्टी नजर आती है। अरे बाबूजी, ये बाल्टी और साबुन लेकर कहाँ से आ रहे हैं आप? नहा कर आ रहा हूँ बेटा, और कहाँ जाऊंगा। लेकिन बाबूजी, घर में बाथरूम तो है, फिर आप नीचे बाल्टी लेकर कहाँ नहा लिए? बेटा, पहले 1 घंटा बाहर सड़क पर सैर की, उसके बाद थोड़ी देर व्यायाम किया और फिर नीचे जो नल लगा है ना, वहीं पर स्नान कर लिया। थोड़ी दूर पर मंदिर भी है, तो मंदिर के दर्शन करने के बाद ही अब ऊपर आया हूँ। तभी शर्मा जी का शरद के पास फोन आता है। अरे शरद, ये तुम्हारे बाबूजी क्या कर रहे थे यहाँ पर? मेरा बेटा पार्किंग में गाड़ी लगाने जा रहा था, उसे वहां से डांट कर भगा दिया। कहने लगे, हर जगह तुम लोग गाड़ियां खड़ी कर लोगे तो बड़े बुजुर्ग कसरत कहाँ करेंगे। हमारे घर के सामने घंटे भर तक कसरत की उन्होंने, और उसके बाद वहीं पर बाल्टी लेकर नहाने लगे। पूरी पार्किंग में कीचड़ कर दिया है। तुम्हारे बाथरूम में कोई समस्या है क्या? नहीं, समस्या तो कुछ नहीं है। वो मेरे बाबूजी गांव से है ना, तो उन्हें खुले में नहाना पसंद है। मैं माफी मांगता हूँ, आगे से ऐसा नहीं होगा। बाबूजी, आपकी वजह से पड़ोसियों से बातें सुनने को मिल गई मुझे। आप मुझसे हाथ जुड़वा लीजिए, आगे से सड़क पर बैठकर नहाने की कोई जरूरत नहीं है। और वो नल नहाने के लिए नहीं है, गाड़ियां धोने के लिए लगाया गया है। ये शहर है बाबूजी, यहाँ ऐसा नहीं चलता। अरे आप भी ना, क्या जरूरत थी आपको सड़क पर जाकर नहाने की? इतनी बड़ी छत है ना अपने पास, कल से छत पर जाकर नहा लिया करिए। अगले दिन से बाबूजी ने छत पर नहाने का रवैया बना लिया था, जिससे पड़ोसी काफी परेशान थे। ऑफिस के टूर के लिए शरद 5 दिन के लिए शहर से बाहर गया हुआ था। इसी बीच, सुनिए जी, मैं सोच रही हूँ गांव से अपनी धन्नो को भी यहीं लेते आए। बेचारी राम प्यारी कब तक हमारी धन्नो की सेवा करती रहेगी। अब जब शरद ने यहाँ खुले में मकान ले ही लिया है तो धन्नो को भी इधर ही रख लेंगे। माँ जी, धन्नो भैंस है, भैंस के सीढ़ियां चढ़कर तीसरी मंजिल पर आएगी। हाँ, अभी ना कमाल की बातें करती हैं। तू ज्यादा जबान मत चला, मुझे भी पता है मेरी धन्नो भैंस है। मैं क्यों उसे सीढ़ियां चढ़ाकर ऊपर लेकर आऊंगी? यहाँ इतनी जगह पड़ी है, ये लोहे के डब्बे ही तो खड़े रहते हैं ये सब जगह। एक आध गाड़ी हटवा देंगे, वहीं मेरी धन्नो रह लेगी। बेचारी वीणा सास को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन सुलेखा ने तो जैसे कसम खा ली थी कि वो बहू की बात नहीं सुनेगी। अगले ही दिन धन्नो शहर आ चुकी थी और फ्लैट के सामने गाड़ी खड़ी करने के स्पेस में पड़ोसियों से लड़ाई झगड़ा करने के बाद सुलेखा ने धन्नो को वहां बांध दिया। भैंस की सोसाइटी में आ जाने से पूरी सोसाइटी में कोहराम मच गया था।
मिस्टर शरद, लग रहा है आपको किराए के मकान की जरूरत नहीं है। आपको सोसाइटी के रूल्स पता नहीं है क्या? अब ये क्या नया तमाशा है? आपके घर के बाहर भैंस बंधी हुई है, पूरी सोसाइटी से कंप्लेंट्स आ रही है। आपको पता है ना यहाँ पर गाय भैंस बकरी पालना अलाउड नहीं है। सेक्रेटरी की बात सुनने के बाद बेचारे शरद का दिमाग चकराने लगा था। आप प्लीज मुझे 2 दिन की मोहलत दे दीजिए, मैं एक ऑफिशियल टूर पर हूँ, वापस आते ही सारा मामला सेटल कर देता हूँ। 2 दिन के अंदर तो आपका घर खाली हो जाएगा शरद जी, जो करना है आज के आज करिए। बेचारे शरद के सामने कोई और रास्ता नहीं था। अपना ऑफिशियल टूर छोड़कर शरद वापस घर आता है और किसी तरह माँ बाबूजी को समझाकर धन्नो को गांव की तरफ रवाना करता है। पता नहीं कैसे लड़की से प्यार कर लिया इसने, हमारा तो मन ही नहीं मिलता इसके साथ। ऐसा करती हूँ, गांव से 1-2 रिश्तेदारों को बुला लेती हूँ, घर में 2-4 लोग रहेंगे तो घर लगेगा कम से कम। शरद रात तक घर आता है और सुबह जल्दी ही ऑफिस निकल जाता है, और ये महारानी पूरा दिन कमरा बंद करके अपना दफ्तर खोले बैठी रहती है। अगले ही दिन सुलेखा ने गांव से मौसा मौसी उनके पोते पोतियों को बुला लिया, जिसके कारण घर में भीड़ भाड़ और शोर सुनाई दे रहा था। माँ जी, पूरे घर को क्या चिड़ियाघर बना दिया है आपने। आपको पता है ना, मुझे ऑफिस का काम करना होता है। बच्चों ने इतना शोर मचा के रखा है, अपना काम ही नहीं कर पा रही हूँ मैं। बेटा, तभी तो कहते हैं ना खुले में होना चाहिए मकान। बेचारे बच्चों का क्या दोष है, बच्चे तो खेलेंगे ना। जाओ बेटा, तुम लोग ऐसा करो, छत पर जाकर खेलो। बाहर खेलने की इजाजत मिलते ही तीनों बच्चों ने पूरे मोहल्ले को मैदान बना दिया था। कभी वो छत पर कूदते, कभी कॉलोनी के रोड पर। अरे बहन जी, बच्चों को कहिए ना समिति के पार्क में जाकर खेले। ये घर के सामने हमारी गाड़ियों की शीशे में बार बार बॉल मार रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। अरे हमारे बच्चे क्यों पार्क में जाकर खेलेंगे? हमें इतना भरोसा नहीं है कि अनजान शहर में अकेले पार्क में भेजे अपने बच्चों को खेलने के लिए। अपने घर के आगे खेल रहे हैं, अब उसके लिए भी आप लोगों को प्रॉब्लम होने लगेगी क्या? अजीब गवार लोग आकर बस गए। जब से ये लोग यहाँ आए हैं, पूरी कॉलोनी का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया है इन लोगों ने। बाकी घरों में भी तो कपड़े सूखते हैं, लेकिन एक इनका घर है, पानी टपकते हुए कपड़े रोज बालकनी में लटका देते हैं। आते जाते लोगों के सर पर पानी गिर रहा है, लेकिन इनको इससे कोई मतलब ही नहीं है। अगले दिन सुबह 8 बजे पड़ोसन आकर वीणा का दरवाजा खटखटाती है। अरे वीणा, तुम्हारे घर वालों को अगर पूजा पाठ करने का ज्यादा शौक है ना, तो उनसे बोलो छत पर जाकर किया करें। ये बालकनी में खड़े होकर सूर्य को जल देने का क्या मतलब है? मेरे हस्बैंड चाय पी रहे थे अपनी बालकनी में बैठकर, ऊपर से तुम्हारी सास ने लोटा भर के पानी गिरा दिया। माँ जी, पहले तो आप लोगों ने जिद पकड़ के रखी थी कि आपको खुले में ससुराल चाहिए। अब हम लोगों ने ये 3rd फ्लोर पर मकान इसीलिए खरीदा है ताकि आप लोग छत का इस्तेमाल कर सके। तो ये बालकनी से जल चढ़ाने की आपको क्या जरूरत थी? अरे बेटा, वो छत पर तेरे मौसा जी धूप सेक रहा है, अब क्या उनके सर पर जाकर पानी गिरा देती? पूरे परिवार का छत पर मच्छरदानी लगाकर सोना, पूरा दिन छत पर बैठकर मूंगफली और मटर छिलकर वहां पर कूड़ा फैलाना, बच्चों का पूरे मोहल्ले की नाक में दम कर देना, ये सब तो छोटी छोटी बातें थी। सबसे बड़ा कारनामा होना तो अभी बाकी था। रविवार की सुबह थी, तकरीबन 5 बजे का समय रहा होगा कि अचानक से कॉलोनी में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले शुक्ला जी जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं। शुक्ला जी के चिल्लाने की आवाज सुनकर आसपास की बिल्डिंग में रह रहे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं, जिसमें शरद और वीणा भी थे। देख लो शरद, ये तुम्हारे ही गेस्ट है ना, इनको मैंने रंगे हाथों लोटा लेकर जाते हुए पकड़ा है। अरे हम 2 दिन से परेशान थे कि आखिर कौन हमारे घर के पीछे गंदगी करके जा रहा है। अगर आज हमने अपनी आंखों से देखा ना होता ना, तो हम तो सोच भी नहीं सकते कि इतनी बड़ी सोसाइटी में रहने वाले पढ़े लिखे लोगों के यहाँ ऐसे गवार लोग भी आते हैं। मौसा जी, क्या है ये? शुक्ला जी क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा, तुम तो जाने तो हम तो गांव के लोग हैं, अब खुले में लोटा लेकर ना जाए तो हमारा ना पेट साफ नहीं होता बेटा। अब क्या करे, जब से तुम्हारे यहाँ आए तब से चूरन गोली खाकर भी पेट साफ ना हो रहा। बस परसों लोटा लेकर इस बिल्डिंग के पीछे जाकर बैठ गए, तब जाकर हाजमा सही हुआ। लेकिन तुम्हारी कॉलोनी के लोगों को ना उसमें भी परेशानी है। अरे भाई, वो प्लॉट तो खाली पड़ा है, अगर हमने उसका सही इस्तेमाल कर लिया तो इसमें लोगों को आपत्ति क्या है? देख रहे हो, अब तो पानी सर से ऊपर चला गया। अब चाहे जो हो जाए, अब या तो आपकी फैमिली सोसाइटी में रहेगी या हम लोगों की। पूरी सोसाइटी वाले एक तरफ हो गए थे और सभी ने मिलकर सेक्रेटरी के पास जाकर कड़े शब्दों में वार्निंग दे दी थी कि शरद के परिवार को समिति से निकालकर बाहर फेंका जाए। देखिए मिस्टर शरद, आपको पहले भी कई बार वार्निंग दी गई है, लेकिन आपके और आपकी फैमिली के बिहेवियर में कोई सुधार नहीं आया। मतलब पूरा देश खुले में शौच के खिलाफ अभियान चला रहा है और आप पढ़े लिखे होकर ऐसी छोटी हरकत, छी 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 छी, हमें तो कहने में भी शर्म आ रही है।
बेचारा शरद अपनी तरफ से बहुत माफी मांगता है, हाथ पैर जोड़ता है, लेकिन उसकी माफी कोई काम नहीं आती और समिति 6 महीने का उसका किराया जब्त करने के बाद उसे बाहर निकाल देती है। रुकिए सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो मौसा जी ने दुर्गंध फैलाई है ना, उसका जुर्माना भी भरना पड़ा बेचारे शरद को, पूरे 10,000। और इतना होने के बाद भी ऐसी पब्लिसिटी हुई पूरे एरिया में कि अब उसे कोई मकान किराए पर देने को राजी नहीं है। अरे आग लगे इन शहर के जरा से डिब्बे जैसे मकान में। मैं तो कहती हूँ तुम भी हमारे साथ गांव चलो, वहां पर कोई कहने सुनने वाला नहीं है, जहां मन करे वहां ना आओ, जहां मन करे वहां हल्के हो आओ। ये सब तो शहर के लोगों के ही चौंचले हैं, 4 किताब पढ़ लेते हैं तो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझने लगते हैं। अच्छा, आपके साथ गांव चलो और वहां जाकर भेड़ बकरियां चराओ। अगर यही सब करवाना था तो मुझे पढ़ाया क्यों? बेटे के बिगड़े तेवर देखकर सुलेखा और उसके पति रामकिशोर को समझ में आ जाता है कि शहर के फ्लैट में उनका गुजारा नहीं है और वो एक बार फिर अपना सामान बांधकर गांव के लिए रवाना हो जाते हैं और बेचारा शरद अपनी पत्नी वीणा के साथ फिर से मकान की तलाश में निकल जाता है।